प्यारे साथियों, मेरा नाम है अरुण कुमार और मैं आप स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जगदीश क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा पहला चैनल है और ये आज मेरा पहला वीडियो भी है और मैं आशा करता हूं कि आप सहयोग करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पे कमेंट करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सभी वनडे एग्ज़ाम्स के बारे में तैयारी करवाऊंगा। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। जी हाँ, सभी विषयों के बारे में आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि आप एग्ज़ाम में सफल हो सके और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसी क्रम में आज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ हिंदी विषय को। जी हाँ, हिंदी विषय को। हिंदी एक ऐसा विषय है कि जो कि लगभग हर एक सिंगल डे यानी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें लगभग 20 से लेकर 50 तक क्वेश्चन अवश्य आते हैं और कई तो परीक्षाएं ऐसी होती हैं कि जिनमें एक हिंदी अलग खंड के रूप में होता है जो कि मेनली 40 से लेकर 50 नंबर के बीच में आपका आता है। जी हाँ, इसीलिए मैं आपको हिंदी के बारे में आज से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका हमको इतिहास मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं हिंदी में आज से प्रारंभ करने जा रहा हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। जी हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास आज से हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसी क्रम में आगे जो इसके छोटे टॉपिक होते हैं जैसे रस, छंद, अलंकार, मैं उनको कंप्लीट करवाऊँगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। थोड़ा आप अगर मेरा मनोबल ऊंचा करेंगे तो मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आप अपने लक्ष्य में सफल हो सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य, पहले चलिए बात करते हैं हम हिंदी के बारे में। कुछ बारे में आपको क्या मालूम है कि आपको कि पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? बताइए बताइए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और 3000 भाषाओं में से हिंदी हमारी एक मुख्य भाषा है। और आप जानते होंगे कि हम लोग भारत देश में रहते हैं और हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। इसी बारे में इसीलिए हमें इसका इतिहास मालूम होना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य जो होता है, किसी भी चीज़ का साहित्य पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, किसी चीज़ का इतिहास पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी साहित्य को हम लोग समाज का दर्पण कहते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे कवि हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। दर्पण क्यों कहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम दर्पण में अपने अस्तित्व को देखते हैं। इसीलिए हमको अगर अपने समाज के बारे में पूरी जानकारी चाहिए हो तो हमको हिंदी साहित्य का पढ़ना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, तो हिंदी साहित्य को हम लोग समाज का दर्पण कहते हैं। हिंदी साहित्य को हम लोग बांटते हैं 2 भागों में। हमारा पहला भाग होता है पद्य और दूसरा भाग होता है गद्य। क्या होता है? पद्य और होता है गद्य। अब बताते हैं कि पद्य किसे कहते हैं। जी हाँ, पद्य, काव्य। हम आपको बताते हैं काव्य किसे कहते हैं। जी हाँ, काव्य। काव्य की परिभाषा होती है कि रस, छंद, अलंकार से युक्त रचना क्या होती है? काव्य। रस, छंद, अलंकार से युक्त रचना क्या होती है? काव्य। ऐसी रचनाएं जिनमें रस, छंद, अलंकार होती हैं उनको क्या कहते हैं? काव्य। हमारे हिंदी के एक बहुत प्रख्यात कवि आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है कि वाक्य रसात्मक काव्य। जी हाँ, क्या कहा है? कि वाक्य रसात्मक काव्य। इसका अर्थ होता है कि वाक्य रस युक्त रचना ही काव्य है। यानी ऐसी रचना जिसमें वाक्य रस हो, यानी कि वाक्य रस युक्त रचना ही क्या होती है? काव्य। ऐसे ही हमारे एक दूसरे कवि हैं पंडित राज जगन्नाथ जी। उन्होंने कहा है कि सुंदर अर्थ देने वाला ही काव्य है। जी हाँ, सुंदर अर्थ देने वाला ही क्या होता है? काव्य। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पद्य किसे कहते हैं कि रस, छंद, अलंकार से युक्त रचना ही क्या कहते हैं? काव्य। अब बात आती है गद्य की। आपको याद है कि लगभग 9th-10th में एक बुक चलती थी इतनी मोटी जिसको बोलते थे गद्य संकलन। और गद्य संकलन में से मेनली कहानियाँ होती थी। जैसा कि अभी आजकल के पेपर में अनसीन पैसेज आते हैं, उसी अनसीन पैसेज को हम लोग बोलते थे गद्य। गद्य संकलन, कहानियों का संकलन। तो भाई कहानियाँ हैं तो उसमें रस, छंद, अलंकार तो होना ही नहीं है।
तो इसीलिए कहा गया है कि रस छंद अलंकार से जो रचना युक्त नहीं होती है उसे गद्य कहते हैं, और रस छंद अलंकार से जो रचना युक्त होती है उसे हम काव्य कहते हैं। ठीक है भाई, अब क्या हो गया कि हम काव्य को बांटते हैं दो भागों में। पहले भाग को कहते हैं श्रव्य काव्य, दूसरे भाग को कहते हैं दृश्य काव्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि श्रव्य काव्य का मतलब क्या होता है कि जिसको हम सुन सकते हैं, ऐसे काव्य जिनको हम सुन सकते हैं। जैसे संगीत, संगीत को हम सुन सकते हैं। संगीत भी कई प्रकार का हो सकता है, ठीक है, संगीत भी कई प्रकार का हो सकता है। तो श्रव्य काव्य क्या होता है, जिनको हम सुन सकते हैं, और दृश्य काव्य क्या होता है कि जिनको हम देख सकते हैं। इनके उदाहरण में आता है नौटंकी और नाटक। अभी भी ग्रामीण परिवेश में हमारे अभी ये प्रचलन में है, नौटंकी और नाटक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट, किसी विषय पर ये बेस्ड होते हैं, नौटंकी और नाटक। और लोगों को बड़ा उत्साह होता है, बहुत भीड़ होती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है लोगों को देखने वालों की। जी हाँ, नौटंकी नाटक किस में आते हैं, दृश्य काव्य में। ठीक है, अब श्रव्य काव्य को बांटा गया है प्रबंध काव्य में और मुक्त काव्य में। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काव्य क्या होता है, रस छंद अलंकार से युक्त रचना क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। तो भाई जब ये भेद है, इसका ये भेद है, तो जाहिर सी बात कि इसमें भी रस छंद अलंकार होगा और इसमें भी रस छंद अलंकार होगा। और अगर हम इसका विभेद कर रहे हैं प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य, तो इसमें भी रस छंद अलंकार होगा और इसमें भी रस छंद अलंकार होगा। ठीक है, तो प्रबंध काव्य क्या होते हैं, प्रबंध काव्य जी होते हैं हमारे कि जो बड़े बड़े काव्य होते हैं उनको कहते हैं प्रबंध काव्य। जो बड़े बड़े काव्य होते हैं वो कहते हैं प्रबंध काव्य, और जो बड़े बड़े काव्य नहीं होते हैं वो कहते हैं मुक्त काव्य। अब प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, प्रबंध काव्य के भेद होते हैं दो, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। भाई महाकाव्य क्या होते हैं, जी हाँ, महाकाव्य क्या होते हैं कि ऐसे काव्य जिसमें जन्म से लेकर, जी हाँ, ऐसे काव्य जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाओं का वर्णन होता है उसे हम महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पद्मावत, रामचरितमानस, आप जानते हैं पद्मावत किसकी है, मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है पद्मावत, और रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी के जीवन की संपूर्ण घटना है। तो ऐसी रचना जिसमें किसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाएं होती हैं काव्य में, उसे कहते हैं महाकाव्य। खंड काव्य क्या होता है भाई, खंड काव्य वो ऐसा काव्य होता है कि जो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे बेस होता है, किसी एक विषय पे बेस होता है। जी हाँ, जो एक ही पहलू पर निर्भर हो उसको हम कहते हैं खंड काव्य, जैसे पार्वती मंगल और हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हिंदी साहित्य को बांटा गया है दो भागों में। पहला भाग हमारा है काव्य, दूसरा भाग हमारा है गद्य। काव्य को ही हम पद्य कहते हैं। फिर काव्य को बांटा गया है दो भागों में, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य को हम सुन सकते हैं, दृश्य काव्य को हम देख सकते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत संगीत आता है और दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और नौटंकी आता है, जो कि अभी भी ग्रामीण प्रदेश में प्रचलित है। ठीक है, और श्रव्य काव्य क्या होते हैं, श्रव्य काव्य को भी बांटे गए हैं दो भागों में। पहला भाग होता है प्रबंध काव्य, दूसरा भाग होता है मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य क्या होते हैं भाई, अब रस छंद अलंकार से युक्त रचना क्या होती है, काव्य। तो ये भी तो होगा रस छंद अलंकार से युक्त, ये भी होगा, वैसे ही ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, तो अब हम प्रबंध काव्य को बांट सकते हैं दो भागों में। पहला भाग होता है महाकाव्य, दूसरा भाग होता है खंड काव्य। महाकाव्य में क्या होता है कि महाकाव्य जो होते हैं ये जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाएं होती हैं किसमें, आपके महाकाव्य में। और जो एक विशेष पहलू पर निर्भर होता है उसको कहते हैं खंड काव्य। खंड काव्य कैसे क्या होते हैं कि पार्वती मंगल और हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बारे में हम अभी आगे और चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।